हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनिमल टिश्यू। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने नर्वस टिश्यू स्टार्ट किया था और न्यूरॉन्स का इंट्रोडक्शन किया था। अब आज के वीडियो में हमको नर्वस टिश्यू और एक्सटेंड करना है। तो बेटा, अगर जिसको मेरा आज का वीडियो समझना है तो वो पिछला वीडियो जरूर देखेंगे, नर्वस टिश्यू का इंट्रोडक्शन। ठीक है? तो बेटा, न्यूरॉन्स हम लोग पढ़ रहे थे। अब हमारा आज का था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की ढेर सारी कैटेगरीज है बेटा। अब क्लासिफिकेशन जो न्यूरॉन्स का किया गया है वो अलग अलग बेसिस पे किया गया है। जैसे वन बाय वन चलते हैं कि सबसे पहला टाइप उन्होंने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए इसमें पहला पढ़ते हैं हम लोग। जैसे यूनिपोलार न्यूरॉन्स। मतलब ये ऐसे न्यूरॉन है जिसमें सिंगल पोल था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाया था बेटा, और वो डायग्राम में मैंने लिखा था दैट इज अ मल्टीपोलर। मतलब साइटोन इज द मेन बॉडी। साइटोन को आप सोमा या पेरिकैरियन भी बोल सकते हैं। और साइटोन से जब एक्सटेंशंस निकलते हैं तो वो अलग अलग पोल से निकलते हैं। अब यहां पे अगर मैं रफ डायग्राम ले रहा हूं बेटा, चलिए लेट्स सी हियर, कि मान लेते हैं कि ये हमारा अब साइटोन है। ये क्या है बेटा? साइटोन। अब इससे ये एक एक्सटेंशन निकला लाइक दिस। अब ये सिंगल पोल हो गया और उससे एक ही एक्सटेंशन निकला। अब ये एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? एक्सॉन के डेंड्रॉन। तो बेटा कंपलसरी ये क्या रहेगा? एक्सॉन। क्योंकि मैंने कहा था कि एक थ्योरी है, वन न्यूरॉन वन एक्सॉन थ्योरी। एक न्यूरॉन पे एक ही एक्सॉन रहेगा और कंपलसरी रहेगा। लेकिन ऐसी थ्योरी डेंड्रॉन के बारे में नहीं है। डेंड्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और होने के बाद कितने हो सकते हैं? सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो जैसे यहां पे हमने डेंड्रॉन एब्सेंट ही कर दिया। सर सर ऐसे न्यूरॉन्स कहां पाए जाते हैं? बेटा इंसानों में पाए जाते थे, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकली। जब आपके न्यूरॉन्स बनना शुरू हुए, एम्ब्रियोलॉजिकली जब आपका ब्रेन बनना शुरू हुआ, उसके अंदर न्यूरॉन्स बनना शुरू हुए, तो सबसे पहला जो न्यूरॉन बना था वो सब के सब यूनिपोलर टाइप के थे। तो सर इट इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब सर आज की तारीख में नहीं बेटा, एक भी नहीं है। अब क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट होती जाती है ना। सबसे पहला जो न्यूरॉन बना वो बना यूनिपोलर। अब इसके बाद ये कन्वर्ट होने गए किसमें? बायपोलर में। तो सेकंड वन इज बायपोलर न्यूरॉन। ओके। अब सर नाम से ही क्लियर है, बाय मींस दो। कितने पोल से? दो। चलिए डायग्रामेटिक देखते हैं बेटा। तो यहां पे ये क्या बन गया बेटा आपका? दिस इज द साइटोन। और अब दो डिफरेंट पोल है बेटा। अब इधर से भी एक्सटेंशन निकला, इधर से भी एक्सटेंशन निकला। चलिए, अब दो डिफरेंट पोल है तो हमारे पास चांस है। एक को हम बोलेंगे डेंड्रॉन और एक को हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन। क्लियर हो गया? तो दो डिफरेंट पोल है, एक से डेंड्रॉन, एक से एक्सॉन। तो यूनिपोलर इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? बायपोलर न्यूरॉन। सर अब ये यूनिपोलर से बायपोलर बना और आगे चल के अब आप मुझे बोलेंगे बायपोलर से मल्टीपोलर बन गया। और आज की तारीख में हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मल्टीपोलर है। लेकिन आज के तारीख में क्या हमारी बॉडी में बायपोलर न्यूरॉन्स है बेटा? कुछ बायपोलर न्यूरॉन्स आगे कन्वर्ट ही नहीं हुए और वैसे के वैसे प्रेजेंट है हमारे पास। सो इट इज फाउंड इन, ये एमसीक्यू में आता है, बिल्कुल ध्यान देंगे, ये एमसीक्यू में आता है। सो फाउंड इन रेटिना of an eye and olfactory epithelium of nose। मतलब आज की तारीख में ये आपके आंख और नाक इसमें प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमन आई का जब आप कट सेक्शन लेते हो तो सबसे अंदर की लेयर होती है रेटिना। तो रेटिना के अंदर न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं और उसमें ये एक होता है बाइपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर लेयर होती है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मतलब आपकी नोज। नोज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। तो इसके अंदर एक एपिथेलियम होता है जिसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स होते हैं बाइपोलर टाइप के। तो रेटिना और नोज यह आपको याद रखना पड़ेगा। अब सर आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है सर, जब यूनिपोलर से बायपोलर में कन्वर्ट होने गए तो कुछ न्यूरॉन्स बीच में अटक गए, ना वो ठीक से यूनिपोलर रहे ना वो ठीक से बायपोलर रहे। तो वो लोग क्या बन गए बेटा? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन।
स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। मतलब सर ऐसा हुआ क्या, ध्यान दो बेटा, जैसे कि डायग्रामेटिक ही देखेंगे। अब ये कौन हो गया सर, उसका साइटोन, और उससे ये ऐसा एक सिंगल पोल। तो सर अगर सिंगल पोल है तो यूनिपोलर हुआ ना? नहीं बेटा, अब इस सिंगल पोल से दो एक्सटेंशन आ गए, लाइक दिस, डेंड्रॉन, एक्सॉन, साइटोन। तो बेटा पोल तो एक था, लेकिन एक्सटेंशन कितने थे? दो। तो यूनिपोलर और बाइपोलर के बीच का स्टेज था स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। मतलब ये ऐसा बोलते कि गलती से हो गया कि यूनिपोलर से बाइपोलर ठीक से बन नहीं पाया और ये बन गया। तो सर ये क्या हमारी बॉडी में प्रेजेंट है बेटा। सो इट इज फाउंड इन, एक ही जगह मिलता है पूरी बॉडी में, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व। ओहो, तो सर ये कहां है, कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। अभी आप पहले ध्यान दो, स्पाइनल नर्व। देख बेटा, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बनाते हैं? सेंटर, क्योंकि बॉडी के सेंटर में, भले पीछे से लेकिन बॉडी के सेंटर में है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अब इनसे नर्व्स निकलते बहुत सारे, दैट इज अ एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन्स, नथिंग बट। तो ये जो नर्व्स है, अब ब्रेन से जो नर्व निकलती है उससे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं और पूरी बॉडी में फैलते हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल। और वैसे ही जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, उससे जो नर्व्स निकलते हैं वो भी पूरे बॉडी में फैलते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व का जो फॉर्मेशन है, स्पाइनल नर्व का जो क्रॉस सेक्शन है बेटा, वो 21 नंबर के चैप्टर में आएगा। लेकिन अभी याद रखो, स्पाइनल नर्व डॉर्सल रूट से बनती है। डॉर्सल रूट में एक गैंग्लियन होता है और वो गैंग्लियन बनता है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन से। फिलहाल के लिए मैं तो बोलूंगा ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं स्पाइनल कॉर्ड और उसका कट सेक्शन नहीं पढ़ाता ना मैं डॉर्सल रूट बता पाऊंगा, ना वेंट्रल रूट बता पाऊंगा, ना गैंग्लियन बता पाऊंगा। इतना आप याद रखो। तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन फाउंड इन ओनली द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ओके, एमसीक्यू में आप ध्यान देखना, कभी कभी ये डॉर्सल चेंज होकर वेंट्रल दे देते हैं, तो आप गड़बड़ में टिक कर देते हो। तो एमसीक्यू बड़े ध्यान से पढ़ना, डॉर्सल रूट की मैंने बात की है। अब सर द फाइनल वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसका डायग्राम मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मल्टीपोलर मींस मल्टीपल पोर, दो से ज्यादा डेंड्रॉन रहेंगे और बेटा एक ही एक्सॉन रहेगा। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन फाउंड इन ब्रेन, ये सबसे ज्यादा है सर, 85% आज की तारीख में हमारे पास है। तो बेटा यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर, अकॉर्डिंग टू पोल्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर टाइप, समझ में आ गया। अब सर सारे न्यूरॉन्स का वही काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंपल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपल्स, वही चाहे कोई भी रहने दो। अब सर इनके अलावा भी और कोई टाइप है क्या? है बेटा, लेकिन वो इंसानों में नहीं पाया जाता था। मैंने अभी जितने लिखे सब इंसानों के लिखे। और एक मिलता था बेटा, जैसे कि सबसे पहला नर्वस सिस्टम किस में डेवलप होता है? एनिमल किंगडम, याद करो। एनिमल किंगडम में होता था बेटा सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा, उसमें एक एग्जांपल था बेटा हाइड्रा। द फर्स्ट नर्वस सिस्टम, मतलब सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना बोलते हैं, और सबसे पहला नर्वस सिस्टम उसमें बना था। और उसके अंदर न्यूरॉन्स हुआ करते थे बेटा नॉन पोलर, नॉन पोलर न्यूरॉन, मतलब कोई पोल ही नहीं है बेटा। मतलब अगर मान लो कि ऐसा कुछ साइटोन बना है स्टार शेप, उससे ये ऐसी नर्व्स निकल गए, बस ये डेंड्रॉन्स नहीं, ये कोई पोल्स नहीं है ऐसे। सो दिस इज अ नॉन पोलर न्यूरॉन एंड इट इज फाउंड इन हाइड्रा। तो जानबूझ के इसको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि बेटा ये हमारे पास नहीं था। वैसे अगर इवोल्यूशन देखे तो सबसे पहला नर्वस सिस्टम सेकंड फाइलम में आया, एनिमल किंगडम में, हाइड्रा में। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है? नॉन पोलर। फिर नॉन पोलर से धीरे धीरे इवॉल्व होना यूनिपोलर, यूनिपोलर से बाइपोलर बनते समय बीच में कौन बन गए? स्यूडो यूनिपोलर। फिर बाइपोलर से आगे चल के क्या बने बेटा? मल्टीपोलर। दिस इज अ इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी नॉन पोलर न्यूरॉन्स नहीं थे। हमारी बॉडी में जब बनना शुरू हुए सबसे पहले यूनिपोलर ही बने हैं। यहां तक समझ में आ गई आपको बात? अब चलिए ये हो गई एक कैटेगरी। अब और आगे बढ़ते दूसरी कैटेगरी पे जाते हैं। अब दूसरी कैटेगरी ऐसी है, वो कहा जाती है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। जैसे पहले देखा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अब है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। मतलब सर फंक्शन तो है इनका इंपल्स बनाना और इंपल्स को लाना, लेके जाना, करना, कंडक्शन ऑफ एन इंपल्स। तो उसके हिसाब से अब कैटेगरीज आएंगी।
सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। चलिए पहले थोड़ा समझाता हूं मैं बेटा। क्या होता है, ये जो आपका ब्रेन है, अपन इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बेटा। ये पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझा कि ब्रेन को कैसे पता चलता है कि बॉडी में क्या चल रहा है, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बॉडी के बाहर क्या चल रहा है। और ये जो कुछ भी चल रहा है एक्सटर्नली और इंटरनली इन द बॉडी, ये सारे चेंजेस उसको कैसे पता चलते हैं, और उसके हिसाब से बॉडी में क्या चेंज करना चाहिए या क्या अडेप्टेशन करना चाहिए, ये ब्रेन को कैसे पता चला। क्योंकि ब्रेन तो टॉप में बैठा है, फिर नीचे क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, ऊपर नीचे क्या चल रहा है, ये कैसे पता चलता है। तो ब्रेन के खबरी लाल है सर, जो ब्रेन को हर पल की खबर देते रहते हैं। मतलब सर मैं बात कर रहा हूं सेंसरी ऑर्गन्स की। आपकी बॉडी की जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो ब्रेन के खबरी लाल है बेटा, याद रखना। दिस आर समथिंग कॉल्ड एज अ विंडोज फॉर द ब्रेन। मतलब ये ब्रेन की खिड़कियां जहां से इंफॉर्मेशन अंदर जाती रहती है। कौन है ब्रेन की खिड़कियां बेटा? सेंसरी ऑर्गन्स। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन है तुम्हारे पास बताइए? आईज, nose, tongue, ear and your skin which is present all over the body. तो these are the sensory organs of your body, जिससे आपकी बॉडी के अंदर की और बॉडी की बाहर की सारी जानकारी मिलती रहती है ब्रेन को। लेकिन सर ये ब्रेन तक जानकारी जाती कैसे? इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स। मतलब सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर भी न्यूरॉन्स है जो इंपल्स बना के ब्रेन तक जाते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन से जो इंपल्स ब्रेन तक गया टुवर्ड्स द ब्रेन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स, तो उस इंपल्स को हम लोग बोलते हैं सेंसरी इंपल्स। क्या बोलते हैं? सेंसरी इंपल्स। और ये जो इंपल्स न्यूरॉन्स ने बनाया है, तो उस न्यूरॉन का भी नाम क्या देते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन क्या कर रहे हैं? सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं। मतलब सर अगर मैं बेसिक फ्लो चार्ट बनाता हूं, तो आपके बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स है, मैंने क्या कहा? खबरी लाल है। हर पल पल की खबर किसको पहुंचा रहे? ब्रेन। किसको पहुंचा रहे? ब्रेन तक। लेकिन यहां से यहां तक खबर पहुंच कैसी रही है? विद द हेल्प ऑफ इंपल्स। और वो इंपल्स का नाम सेंसरी इंपल्स है, क्योंकि वो सेंसरी ऑर्गन्स ने बनाया, और उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है उसका नाम रहेगा सेंसरी न्यूरॉन्स। तो इनके अंदर कौन हो गए बेटा? सेंसरी न्यूरॉन्स, जो सेंसरी इंपल्स बना रहे और लेके जा रहे ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास जैसे ही वो मैसेज आता है, तो मैंने जैसे कहा था ना, मैसेज मैसेज खेलना है, व्हाट्सएप खेलना है। जैसे आपने मैसेज टाइप किया, ब्रेन को भेज दिया, तो ब्रेन को भेजा कौन? इसने टाइप किया, सेंसरी ऑर्गन ने भेजा ब्रेन के पास। अब ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन्स रहेंगे, वो लोग वो मैसेज को पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रीट कर सकते हैं। तो ये लोग अब वो मैसेज को पढ़ेंगे और जरूरत पड़ने पे उस पर रिप्लाई भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अपन जब नहाने के लिए जाते हैं तो गर्म पानी करते हैं, और बकेट में जब गर्म पानी लेते तो पानी कितना गर्म है और कितना ठंडा कैसे देते? फिंगर, या पूरा बाल्टी उल्टा के देखते? नहीं ना, ऐसे थोड़ा उंगली डुबा के देखते सर। अब आपकी फिंगर बोले तो उसमें स्किन इज अ सेंसरी ऑर्गन, उसमें सेल्स रहते हैं जो हीट और कोल्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे आपने उंगली डुबाई, तो जितना गर्म या ठंडा था वो सेल्स एक्टिवेट हो गए, और वो सेल्स ने वो इंफॉर्मेशन पूरी कहां तक पहुंचा दी? ब्रेन तक। अब ब्रेन ने क्या किया, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया? उसको पढ़ा, समझा, और आपको रिप्लाई दिया कि भाई बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा पानी डाल, बहुत ठंडा है, थोड़ा गर्म पानी डाल, ये चीज। तो ब्रेन क्या करता है? रिप्लाई देता है। और ब्रेन जिसको रिप्लाई देता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टार्स। अब ये इफेक्टार्स में आपके ऑर्गन्स, आपके मसल्स, मतलब सेंसरी ऑर्गन छोड़ के सब कुछ आ गए। और ये लोग कौन थे सेंसरी ऑर्गन? रिसेप्टार्स। रिसेप्टार का मतलब क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा था बेटा? दे एनालाइज, इंटरप्रीट्स, और उस पर रिप्लाई दे रहा था। तो ब्रेन सबसे पहले किसको पढ़ रहा था? सेंसरी इंपल्स को। सेंसरी इंपल्स पढ़ के ब्रेन क्या बनाता है? मोटर इंपल्स। क्या बनाता है बेटा? मोटर इंपल्स। और वो जो मोटर इंपल्स है वो कहां जा रहा है? टुवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जहां भी उसको भेजना है। जैसे बहुत गर्म पानी था, जैसे आपने उंगली डाली तो आप ऐसा हाथ खींच लेते हो, तो ये हाथ वापस भी खींचे कैसे गया? आपके ब्रेन ने बोला हाथ खींच ले वापस, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो जैसे ही आपका बहुत गर्म पानी था, ये मैसेज गया ब्रेन को, ब्रेन ने एनालाइज, इंटरप्रेट किया और तुरंत मैसेज भेजा, और आपने एक्शन टेक्स प्लेस। तो बेटा ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिनके पास एनालाइज करने की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स एनालाइज, इंटरप्रेट करके जब मोटर न्यूरॉन्स मोटर इंपल्स बनाते हैं, और वो इंपल्स जो लेकर जाते हैं, वो इंपल्स
जो लेकर जा रहे टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स, राइट? तो बेटा ध्यान दो कुछ चीजों को। सेंसरी ऑर्गन में सेंसरी न्यूरॉन है जो पल पल की खबर ब्रेन तक पहुंचाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी इंपल्स। ब्रेन के अंदर वो खबर एनालाइज और इंटरप्रेट होंगी, वो कौन करेगा? इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इसको ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये दो लोगों के बीच में, सेंसरी और मोटार के बीच में है, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट न्यूरॉन जरूरत पड़ने पर रिप्लाई करेगा, और वो जो रिप्लाई है उसके हम क्या बोलते हैं? मोटर इंपल्स। वो लेकर कौन जाएगा? मतलब अवे फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, मसल्स वगैरह, लेकर कौन जाएगा? मोटार न्यूरॉन्स। समझ में आ गई बात? तो सेंसरी और मोटार, इनके बीच में कौन है? इंटरमीडिएट। बॉडी में से अगर सेंसरी ऑर्गन्स छोड़ दिए गए तो बाकी जितने भी ऑर्गन्स है उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टार्स, और जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है उसे क्या बोलते हैं? रिसेप्टार। तो ये खेल कैसे चलता है? ये लोग पल पल की जानकारी इसको देते, और ये लोग जानकारी लेके एनालाइज इंटरप्रेट करते, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बोलते कि भाई इसके अकॉर्डिंगली तुम लोग अब काम करो। जैसे बाहर धूप है, छाव है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात हो रही है, क्या हो रही है, ये सब ब्रेन को कैसे पता चला? सेंसरी ऑर्गन। और उस मौसम के हिसाब से बॉडी को अडेप्ट करना, ये आपको ब्रेन ने बताया, और अडेप्टेशन इन इफेक्टर्स के अंदर होते गए। तो बेटा फंक्शन के हिसाब से तीन टाइप के न्यूरॉन हो गए: सेंसरी न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। यहां तक समझ में आ गया आपको बात? क्लियर है कंसेप्ट यहां तक? तो चलिए अब इसको अच्छे से लिख के लेते सबके फंक्शंस। यहां पे तो मैंने रफली आपको बता दिया। तो बताइए बेटा, ब्रेन के खबरी लाल कौन है? सेंसरी ऑर्गन्स। और ब्रेन किस पे असर कर रहा है? ब्रेन जो भी इंपल्स बना रहा है वो किस पे असर कर रहा है? इफेक्टार्स के ऊपर। तो सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन्स। अब इनके अनदर नेम भी है बेटा। सेंसरी न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स। तो बेटा ये कहां से कहां इंपल्स लेके जा रहा है? फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टुवर्ड्स द ब्रेन। और कौन सा इंपल्स लेके जा रहा है? सेंसरी। सो कैरीज सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स टुवर्ड्स ब्रेन। अब जैसे एग्जांपल लो, आपकी आंखें कुछ देख रही है। जैसे आपकी आंखें एक सेंसरी ऑर्गन है, वो देख रही है, और वो देखने वाली जो मतलब विजुअल इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जा रही है थ्रू दिस सेंसरी न्यूरॉन्स। लेकिन आपकी आंखें ये देख रही कि वहां से कोई बड़ा सा चाकू लेके आपको मारने आ रहा है, तो आप सिर्फ देखते रहोगे? आपने जैसी देखा कि खतरा, तो वो खतरे की घंटी बजी दिमाग में। मतलब ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गई। सेंसरी न्यूरॉन ने इंटरमीडिएट न्यूरॉन की दी जो ब्रेन में थी। अब ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, और तुरंत रिप्लाई दिया। रिप्लाई क्या दिया? आंखें बंद कर लो? नहीं, रिप्लाई उसने क्या दिया? भागो या खुद की जान बचाओ। मतलब वो जो रिप्लाई गया मोटर इंपल्स, वो कहां गया? टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स, मतलब मसल्स, स्केलेटल मसल्स पे, कि भाई भाग के अपनी जान बचाओ या भाग के उससे लड़ो, जाके सेल्फ डिफेंस करो। ठीक है? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक ने इंफॉर्मेशन ली, एक ने एनालाइज की, और दूसरे ने एक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है? तो सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा इंटरमीडिएट न्यूरॉन। अब इसके अनदर नेम, इंटरमीडिएट न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज एडजस्टर न्यूरॉन, या इसे हम लोग रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। सो दे analyzes and interprets sensory impulses and if required forms motor impulses। जरूरत पड़ने पे बनाएंगे। जैसे जनरली अभी क्या होता है बेटा, आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हो, देख रहे हो, तो इसमें आपके आंखें भी इन्वॉल्व है, कान भी इन्वॉल्व है। ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन पे जा रही है, लेकिन आप दौड़ रहे हो क्या? अभी नहीं। आप उसको एनालाइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, और वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी आपके पास स्टोर कर रहे हो। तो हर एक सेंसरी इंपल्स का मोटर इंपल्स बनेगा ऐसा नहीं होता है, जरूरत पड़ने पे बनेगा। ठीक है? अब सर, अगर मोटर इंपल्स बन गया, जैसे मैंने कहा कि आपको खतरा है, तो मोटर इंपल्स बन गया और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे भेज दिया गया, तो वो इंपल्स लेकर कौन जाएगा? तो अगले न्यूरॉन होते मोटर न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन, इसका एक दूसरा नाम दिया हुआ है इफरेंट न्यूरॉन।
तो वो वाला था एफरंट, ये वाला है इफरंट, आपको याद रखना है। सो ये क्या कर रहा है सर? इट कैरीज मोटर इंपल्सेस अवे फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स इफेक्टार्स। तो इफेक्टार्स क्या होते? बॉडी के वो हिस्से, सेंसरी ऑर्गन को छोड़ के बॉडी के वो सारे हिस्से जिसके ऊपर मोटार इंपल्स का असर होगा। तो सेंसरी, इंटरमीडिएट, मोटार। तो ये हो गई फंक्शनैलिटी के हिसाब से कैटेगरीज बेटा। यहां तक समझ में आई? अब एक और कैटेगरी बेटा, अगली कैटेगरी है डिपेंडिंग अपॉन द माइलिन शीथ। अब आ गया सर मेन मुद्दा। अब तो पढ़ाएंगे ना सर आप माइलिन शीथ कैसे बने, बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा। तो अगली कैटेगरी है कि वो वाले न्यूरॉन्स जिसके एक्सॉन पे माइलिन शीथ लगी है तो उसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और एक जिस पे नहीं लगी तो उसे हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। वैसे बॉडी में जो 100% न्यूरॉन है आज की तारीख में, उसमें से 85% न्यूरॉन्स पे माइलिन शीथ लगी हुई है, मतलब दे आर माइलिनेटेड, राइट? अब वो लगी कैसे, वो आई कैसे, वही तो थ्योरी पढ़नी है, ठीक है? तो पहले तो कैटेगरीज बन चुकी है सर। अगली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। सो अब मैं डायरेक्टली आपको टाइप से लिख रहा हूं बेटा इधर। सो ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ था, so myelinated neurons, which is also called as medullated neurons, और दूसरी कैटेगरी थी बेटा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है? सो अब सर मामला ये है कि पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स बना लेंगे और उसके बाद डिटेल में जाएंगे कि माइलिन शीथ बनी है कि नहीं बनी है। सर यहां पे क्लियर लग रहा है कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है और वहां पे क्लियर लग रहा है कि माइलिन शीथ एब्सेंट है। अब पहले आपके जो नर्वस सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन बेटा अब 11th क्लास में आने के बाद इसके जो क्लासिफिकेशन है बहुत अलग हो जाते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहां कहां पाए जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस, यहां पर पाया जाता है। और नॉन माइलिनेटेड जो है बेटा वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है, इसका मैं फुल फॉर्म लिखूंगा क्योंकि आपके लिए नया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज एसएनएस, ठीक है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, तो इसमें माइलिनेटेड है और इसमें सबके सब क्या है, नॉन माइलिनेटेड है। सो बच्चों मेड्यूलेटेड और माइलिनेटेड सीएनएस और पीएनएस में है, और नॉन माइलिनेटेड एएनएस और एसएनएस में है। अब बेटा आगे बढ़ने से पहले माइलिन शीथ कैसे बनी ये जानना जरूरी है। तो अब पहले ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं बेटा। और इसको थोड़ा सा अब हम डिटेल में देखेंगे बेटा। अब सबसे पहले आप अभी फिलहाल कुछ अंदाजा नहीं लगाएंगे कि मैं सीएनएस की बात कर रहा हूं कि पीएनएस की, क्योंकि दोनों जगह माइलिन शीथ बनाने वाले डिफरेंट सेल्स है। तो पहले मैं जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो पढ़ा देता हूं, बाद में बताऊंगा किसमें क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि माइलिन शीथ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर श्वान सेल्स। कौन से सेल्स है सर? श्वान सेल्स, साइंटिस्ट का नाम है श्वान। अब ये श्वान सेल्स माइलिन शीथ कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सर श्वान सेल्स, इसमें अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है? और दूसरा श्वान सेल का जो साइटोप्लाज्म है, श्वान सेल का जो साइटोप्लाज्म है, दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूरिलेमा। चलिए अब एक एक नाम नए नए आते जाएंगे।
ध्यान रखिए बेटा। तो बेटा यहां पे अब मैंने दो चीजें बताई है आपको। एक, द माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल, एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द श्वान सेल फॉर्म द न्यूरिलेमा। अब सर ये दोनों चीजें यहां बनेंगी, लेकिन वन बाय वन बनेंगी, आप ध्यान देंगे। अब सबसे पहले मेरा डाउट था कि व्हाट इज माइलिन। देखो शीथ बोले तो लेयर हो गया, लेकिन ये माइलिन है क्या? सो माइलिन इज नथिंग बट मेड अप ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन है बेटा। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हो गया ना सर। जैसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, जिसमें हम लिखते हैं कि देयर इज अ लिपिड बाइलेयर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रोटीन लेयर्स, और समवॉट हमने यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी भी डाल दी सर इसके अंदर। तो फैट, प्रोटीन्स एंड वाटर। अब सर इसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको यहां ऊपर ही रख देते सर, ये कंसेप्ट पे हम बाद में आएंगे। अभी श्वान सेल की मदद से हम लोग किस तरह से क्या बना रहे हैं बेटा, माइलिन शीथ, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। अब सर माइलिन शीथ इज ऑलवेज अराउंड द एक्सॉन। किसके आजू बाजू है? एक्सॉन के आजू बाजू। चल अभी है ना, मेरे लिए एक्सॉन ये है, दिस इज एक्सॉन फॉर मी। एक्सॉन को ऐसा कट कर दिया, ऐसा गोल गोल दिख रहा है। अब सर ये उसके आजू बाजू बहुत बड़ा मैं क्या बना दे रहा हूं, श्वान सेल, और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस बना देते बेटा। सो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये अंदर उसका ढेर सारा क्या हो गया बेटा, साइटोप्लाज्म हो गया, और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज योर श्वान सेल। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये जो एक्सॉन है, समझो ये मेरा हाथ एक्सॉन है सिलेंड्रिकल। अब ये श्वान सेल को हम लोग ऐसा खींचते, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसा पूरा खींचते और उसको लपेटना शुरू करते हैं अराउंड द एक्सॉन, पूरा लपेटना शुरू करते हैं सब। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पूरा ऐसा ग्रैन्युलर बना लेते, दाने दाने दाने, ताकि जब ये लपेटा जाएगा तब हमको समझ में आएगा। अब जब ये पूरा जो सेल है, श्वान सेल, इसके आजू बाजू ऐसे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में लपेटा जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ऐसे खींचते और उसको ऐसे कॉन्सेंट्रिक लेयर में अराउंड द एक्सॉन लपेटना शुरू करते हैं सर। सो सी इन द नेक्स्ट स्टेज। तो यहां पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे बना लेते हैं, यहां पे लेबलिंग्स आ चुकी है। तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, एक्सॉन। ठीक है। अब इसको कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में लपेटेंगे। सो बेटा ध्यान दो, ये देखो, ये हमारी श्वान सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अब उसको हमने ऐसा लपेटना शुरू किया, लाइक इन द कॉन्सेंट्रिक लेयर। ये देखो, ये एक ऐसी रिंग बन रही है, ये ऐसी एक रिंग बन रही है, और यहां पर अब वो सेल आके खत्म हो गया, और ये रहा उसका न्यूक्लियस। ये क्या रहा उसका न्यूक्लियस, और ये बचा कुचा साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो बेटा मेरा बताने का मतलब ये है कि ये जो आपने लपेट दिया अराउंड द एक्सॉन, यही तुम्हारी क्या थी, माइलिन शीथ, which is formed by the extension of the cell membrane, extension, खींच के extension of the cell membrane around the axon, लपेट दिया। अब सर ये सेल है, बहुत ऐसा लंबा तो नहीं रहेगा, तो जैसे आप लपेट रहे हो, अब खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि पूरा जो एक्सॉन है, एक्सॉन की मैक्सिमम लेंथ 1 मीटर होती है। हमारे बॉडी में जो सबसे लंबा सेल है वो न्यूरॉन ही है, और उसमें जो सबसे लंबा एक्सॉन है, द लॉन्गेस्ट एक्सॉन इज ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर बोले तो तकरीबन 3.3 फीट होता है।
आप अगर 5 फुट के तो 3.5 फुट का तो उसमें एक एक्सॉन ही रहेगा, ठीक है। अब इस एक्सॉन के ऊपर पूरा माइलिन शीट लपेटना, तो आपको ढेर सारे श्वान सेल लगेंगे। आपको क्या लगेंगे बेटा? ढेर सारे श्वान सेल। लेकिन सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो माइलिन शीट है, अब उसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा बच गया जिसमें न्यूक्लियस वगैरह था, और इसमें जो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, तो वो साइटोप्लाज्म अब अगली लेयर कौन सी बनाता है बेटा? न्यूरिलेमा। मतलब ये लोग क्या बना देंगे सर? अब जो बचा कुचा साइटोप्लाज्म था, द साइटोप्लाज्म ऑफ द श्वान सेल, वो माइलिन शीट के ऊपर एक और लेयर बना देगा, जिसका नाम क्या रहेगा बेटा? न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा को एक और नाम देते बेटा, याद रखेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज श्वान सेल शीथ। न्यूरिलेमा इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? श्वान सेल शीथ। ओके, तो मतलब न्यूरिलेमा इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म से बनी, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई उसकी माइलिन शीट। अब सर अगर हम इसको ऐसे इमेजिन करते, ये इधर से इसका कंपोजिशन हटा देते, अब थोड़ा डायग्राम में चेंजेस करते। मान लेते कि ये हमारा ऐसा एक्सॉन था, दिस इज आवर एक्सॉन बेटा। ओके, अब ये एक्सॉन के आजू बाजू माइलिन शीट बनानी, तो अब हमको ढेर सारे श्वान सेल्स लगेंगे। जैसे मान लो कि ये आपका एक श्वान सेल है, ये आपका एक और श्वान सेल है, ये एक और श्वान सेल है। अब एक सिंगल श्वान सेल इतने बड़े एक्सॉन को कवर नहीं कर सकता। अब वो जितना कवर कर सकता उतना करेंगे। जैसे हमने श्वान सेल को खींचा और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लपेटना शुरू किया इन द कॉन्सेंट्रिक लेयर। अब जैसे कि ये जो श्वान सेल था, अब इसको यहां पे ऐसा पूरा प्रॉपर्ली लपेट दिया, यहां से भी लपेट दिया। ये वही श्वान सेल है बेटा जो इधर था, अब दोनों तरफ से ऐसा रैप किया ना, रैप। अब सर इसको भी लपेट देंगे ऐसा। अब जैसे एक खत्म हो गया श्वान सेल, तो उसके बाजू में तुरंत दूसरा लगा है, ठीक है। अब इसको भी खींच के यहां ला देंगे, दूसरा खत्म हो गया तो तीसरा श्वान सेल लपेटना शुरू किए, तीसरा खत्म हो गया तो चौथा लपेटना शुरू किए। ओके, क्या अब आपको यह समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने माइलिन शीट बनाई है अभी, दिस इज नथिंग बट द माइलिन शीट। ये माइलिन शीट के बीच में गैप क्यों थे? ये गैप इसलिए थे कि श्वान सेल खत्म हो जा रहे थे लपेटते लपेटते। एक लिया, लपेटा, फिनिश। दूसरा लिया, उसके बाजू से लपेटा, वो भी फिनिश। तीसरा लिया, उसके बाजू से लपेटा, वो भी फिनिश। लेकिन जहां जहां ये लोग फिनिश हो रहे और उसके बाजू से जब हम दूसरा लगा रहे थे तो बीच में गैप रह रहा था बेटा, और उसी गैप को तो हम लोग क्या नाम दे रहे थे? नोड्स ऑफ रनवियर। सो ये नोड्स ऑफ रनवियर क्या रिप्रेजेंट करता है कि वन श्वान सेल इज फिनिश, नाउ अनदर, देन अनदर वन इज फिनिश, देन अगेन अनदर, इस पे। तो नोड ऑफ रनवियर इट इज अ गैप बिटवीन द टू माइलिन शीट्स, मतलब टू श्वान सेल्स। ये एक माइलिन शीट बोले तो एक श्वान सेल है बेटा। अच्छा सर, ये आपने बना दी आपकी माइलिन शीट। अब उसके ऊपर जो ये वाली लेयर है उसको भी लगाना पड़ेगा। अब ये लेयर कंटिन्यूअस लेयर है बेटा। मतलब सर अगर मैं इसको यहां पे ऐसा बताऊं कि साइटोप्लाज्म की बनी हुई है, तो अब कैसे मेम्ब्रेन खत्म हो गई, लेकिन साइटोप्लाज्म कंटिन्यू चलता रहेगा लाइक दिस। ये देख, ये ग्रीन कलर में जो मैं बना रहा हूं ये साइटोप्लाज्म है। दिखा? तो ये जो लेयर है विच इज मेड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ द श्वान सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूरिलेमा। ये क्या है? न्यूरिलेमा। और बेटा न्यूरिलेमा में साइटोप्लाज्म, ये सॉरी न्यूक्लियस भी था। ये देखो यहां न्यूक्लियस बनाया, तो अब एक एक न्यूक्लियस, इसका भी एक एक न्यूक्लियस, ये एक एक न्यूक्लियस, इसका इधर बना देता हूं, चुप, लपेटते समय बता दिया। तो मतलब सर ये पूरा एक श्वान सेल था, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लपेटा, वो खत्म हो गई, फिर उसके ऊपर साइटोप्लाज्म को लपेटा, लेकिन अब इसका साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म, इसका, ये पूरा कंटिन्यूअस है। मतलब जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट हो रही थी वहां पे न्यूरिलेमा भी प्रेजेंट थी। तो आपका एमसीक्यू, माइलिन शीट जो थी बेटा वो डिसकंटिन्यूअस लेयर थी, वो रेगुलर इंटरवल पे टुकड़े टुकड़े थे उसके, वहां पे गैप आ रहा था, दैट गैप इज नोड ऑफ रनवियर। लेकिन उस गैप में भी साइटोप्लाज्म घुसा हुआ था, और उस साइटोप्लाज्म ने क्या बना रहा था? न्यूरिलेमा। तो न्यूरिलेमा इज अ कंटिन्यूअस लेयर, बट माइलिन शीट इज अ डिसकंटिन्यूअस लेयर। बात समझ में आ गई आपको? यहां पे न्यूरिलेमा इज कंटिन्यूअस, जबकि बने दोनों एक ही सेल से है। न्यूरिलेमा किससे बना है? साइटोप्लाज्म ऑफ श्वान सेल। और माइलिन शीट किससे बनी? सेल मेम्ब्रेन ऑफ द श्वान सेल। क्लियर है यहां तक? अब सर ये एक टिपिकल डायग्राम हो गया किसका?
माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का, माइलिनेटेड। अच्छा देखो डायग्राम में एक और लेबलिंग बता दूं। अब ये एक नोड ऑफ रणवियर है, ये भी अनदर नोड ऑफ रणवियर है, करेक्ट। ये एक नोड, ये एक नोड। अब दोनों नोड के बीच में ये जो हिस्सा है ये एक श्वान सेल है। अब इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनोड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड, दो नोड के बीच का हिस्सा। तो दो नोड के बीच के हिस्से में कितना न्यूक्लियस दिख रहा है, एक, क्योंकि कितने सेल से बना है, एक श्वान सेल से बना है। तो न्यूरीलेमा बनी है साइटोप्लाज्म से और माइलिन शीथ बनी है सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन सेल एक ही था, श्वान सेल। यहां तक बात समझ में आई। अब सर ये माइलिन शीथ क्यों इतनी जरूरी है? ऐसा कहा जाता है विद द हेल्प ऑफ माइलिन शीथ द कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज वेरी फास्ट। मतलब इसके अंदर से जो करंट जा रहा है ये माइलिन शीथ की मदद से बहुत तेजी से जा रहा है, क्योंकि करंट अंदर से फ्लो होगा, उसको बाहर आने का स्कोप नहीं है, क्योंकि माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटर, तो वो करंट को अंदर ही रहने देंगी, बाहर नहीं आने की। जैसे मैंने कहा था ना, ये जो वायर है, ये वायर में ये ऊपर इंसुलेटर है, ये लेयर, लेकिन अंदर जो कॉपर की तार है उसमें से करंट जा रहा है स्पीड से, और करंट तो ऐसा होता है ना बेटा, चुटकी बजाते ही निकल गया एकदम स्पीड से। तो बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ वो पॉसिबल हो पाया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो माइलिन शीथ है, इससे जो कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। एमसीक्यू ध्यान रखेंगे, साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी का मतलब होता है जंपिंग, मतलब इंपल्स यहां उछल उछल के जा रहा है। जैसे मैंने आपके और कंगारू के बीच में रेस लगाई। अब कंगारू क्या होता है, जंप मारता है और आप लोग दौड़ के जाओगे। आपके 4 कदम बोले तो कंगारू की एक जंप, तो दोनों की रेस में कंगारू पहला आने वाला है, क्योंकि जंप मारते मारते वो तेजी से पहुंचेगा। तो यहां पे माइलिन शीथ की मदद से जंपिंग कंडक्शन हो पाया। बेटा अभी आपको मैंने कंडक्शन ऑफ इंपल्स नहीं सिखाया, सिर्फ टाइप बताया, साल्टेटरी कंडक्शन है, कि यहां पे जो इंपल्स है एक नोड ऑफ रणवियर से दूसरे नोड ऑफ रणवियर पे जंप मारता है, फिर तीसरे पे जंप मारता है, फिर ऐसे जंप मारते मारते जाता है। लेकिन ये जंप क्यों मार रहा है, इसके पीछे एक थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं आयोनिक थ्योरी, और ये थ्योरी चैप्टर नंबर 21 में दी है। फिलहाल सिर्फ नाम याद रखो बेटा, ठीक है। तो साल्टेटरी कंडक्शन की स्पीड बता देता हूं, 100 to 130 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से इंपल्स ट्रैवल कर रहा है बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ, बिकॉज ऑफ साल्टेटरी कंडक्शन। अगर ये माइलिन शीथ नहीं रहती तो आपका इंपल्स सीधा सीधा जाता है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे आप लोग जा रहे थे सीधा सीधा, कंगारू जंप मार के जा रहा था, आप लोग सीधे जा रहे थे। तो आप लोग जब सीधे जा रहे हो, स्ट्रेट कंडक्शन बोलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन माइलिन शीथ। मतलब वो कौन से न्यूरॉन में आएगा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन किसमें था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और इसमें इंपल्स की स्पीड बहुत स्लो होती है। मैं आपको बता के रख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं बेटा, उनके अंदर कंडक्शन की स्पीड होती है सिर्फ 15 से 30 मीटर पर सेकेंड। सर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, 100 से 130 और 15 से 30। मतलब सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम दे वर्क स्लोली, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दे वर्क्स रैपिडली, रैपिडली काम करते बेटा। बेटा अभी कंसेप्ट बहुत बाकी है, खत्म नहीं हो, आप ध्यान देना। अभी तो फिलहाल सिर्फ स्पीड लिखी। और नॉन माइलिनेटेड में कौन सा कंडक्शन चल रहा है बेटा, स्ट्रेट। तो हमेशा याद रखना, कंगारू की और अपनी रेस, हम लोग सीधा भागेंगे, कंगारू उछल उछल के भागेगा, तो वो जल्दी पहुंचेगा बेटा। क्लियर है? अब चलिए, मैंने आपको अभी अभी क्या सिखाया कि माइलिन शीथ बनी कैसे, और उसके ऊपर एक और लेयर लगे न्यूरीलेमा। अब सर अगर मुझे यही डायग्राम नॉन माइलिनेटेड में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है, देखिए पहले ये समझा किस तरह से हुआ, अब डायग्राम बनाते हैं सर। चलिए पहले मैं नॉन माइलिनेटेड में नहीं जाता हूं, पहले मैं यहां पे कंसेप्ट पढ़ा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। और ध्यान देंगे बच्चों पूरा। तो ये हो गई माइलिन शीथ। अब मैंने आपको यह सिखाया कि श्वान सेल से माइलिन शीथ कैसी बनती है और उससे न्यूरीलेमा भी कैसे बनती है। लेकिन सर अब माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसको मेड्यूलेटेड, मेड्यूलरी शीथ भी नाम दिया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनके एक्सटेंडेड नर्व्स आते हैं, मतलब जो ब्रेन से निकली क्रेनियल नर्व्स और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकली स्पाइनल नर्व्स। अब सर इन दोनों में माइलिन शीथ तो है, लेकिन बनाने वाले दो अलग सेल है। श्वान सेल
कैसे बनाते वो तो आपने सीख लिया और वही सीखना आपके लिए जरूरी था। लेकिन सर श्वान सेल फाउंड ओनली इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नॉट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सर चल ध्यान दे, कंसेप्ट पे ध्यान दे। क्या है सर, अब इसमें दो जगह थे हमारे पास, एक था सीएनएस और एक था पीएनएस। क्लियर? दोनों में माइलिन शीथ है, बट माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स। ओके, ध्यान दे। तो यहां पे माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कुछ याद आ रहा है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या थे? न्यूरोग्लियल सेल्स थे। तो बेटा जिस तरह से श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, यहां भी लिख देता हूं एक पॉइंट कि यहां पे माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स। तो श्वान सेल्स जिस तरह से माइलिन शीथ बना रहे हैं उतना सिस्टमैटिक वो लोग नहीं बनाते। सर मैं समझ नहीं पाया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स माइलिन शीथ क्यों नहीं बना रहे? वो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वो एब्सेंट है। श्वान सेल्स आर एब्सेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी ना किसी को तो माइलिन शीथ बनाना था, भले वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो। तो वो किसने बना दिया? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने। ओलिगोडेंड्रोसाइट। सर माइलिन शीथ बनाने को क्या लगता था? सेल मेम्ब्रेन। ओलिगोडेंड्रोसाइट के पास भी सेल मेम्ब्रेन थी, अब उसमें फैट से, प्रोटीन से, वाटर था, उसने बस लपेट दिया और माइलिन शीथ बन गई बेटा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी श्वान सेल सिर्फ माइलिन शीथ नहीं बना रहा है, वो एक और लेयर बना रहा था, न्यूरिलेमा। अब यही तो कंसेप्ट था सर, यहां पे ओलिगोडेंड्रोसाइट ने माइलिन शीथ तो बना ली लेकिन वो न्यूरिलेमा नहीं बना पाया। वो तो सिर्फ श्वान सेल के साइटोप्लाज्म से ही बनेगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट के साइटोप्लाज्म से नहीं बनेगी। तो मतलब यहां पे माइलिन शीथ तो प्रेजेंट है लेकिन उसके ऊपर की जो न्यूरिलेमा थी सर दैट इज एब्सेंट। वो क्या थी? एब्सेंट। और इधर क्या आएंगी? प्रेजेंट। तो मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर है। जहां पर भी मैं लिखूंगा न्यूरिलेमा प्रेजेंट है, जहां पर भी मैं लिखूंगा न्यूरिलेमा प्रेजेंट है, मतलब वहां पे कौन से सेल प्रेजेंट रहेंगे? श्वान सेल्स। जहां पर भी मैं लिखूंगा माइलिन शीथ इज प्रेजेंट है, वहां पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि श्वान सेल प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि माइलिन शीथ दूसरे सेल्स भी बना पा रहे ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के अंदर माइलिन शीथ है, लेकिन एक जगह ओलिगोडेंड्रोसाइट, एक जगह श्वान सेल। एक के पास न्यूरिलेमा एब्सेंट है, एक के पास प्रेजेंट है, बिकॉज न्यूरिलेमा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द श्वान सेल्स। क्लियर है? अच्छा सर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है फिर से बताओ? तो इसमें आ जाती है आपकी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, मतलब द नर्व्स अराइजेस और इंसर्टेड इनटू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब सबका मेन पार्ट तो बेटा सीएनएस ही होता है, फिर सीएनएस की ब्रांच निकलती पीएनएस और पीएनएस की ब्रांच निकलती एएनएस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते थे ना अपन बेटा, क्या? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन सर उसमें तो नॉन माइलिनेटेड है, तो वो भी कंसेप्ट देख लेते। पहले यहां तक समझे आपको दोनों कंसेप्ट? राइट। तो पहले जानबूझ के श्वान सेल से माइलिन शीथ बनाई क्योंकि वो एकदम सिस्टमैटिक था। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट से माइलिन शीथ कुछ नहीं, बस ऐसा लपेट दिया गया और खत्म कर दिया गया, इतना सिस्टमैटिक वहां पे नहीं हुआ। अब सर मुझे आपको डिफरेंस बिटवीन बनाना है, बताना है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के। चलिए, तो जैसे मैंने आपको ये वाला इसको यहां से कवर कर देता हूं, तो ये पॉइंट यहां पे कनेक्टेड है। अब सर नॉन माइलिनेटेड, जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं सर, उनके अंदर माइलिन शीथ तो एब्सेंट है, ये बात पक्की हो गई। लेकिन क्या उनके पास श्वान सेल्स भी एब्सेंट है? सर ये कैसा सवाल है? पहले तो मैं लिख देता हूं, ये कहां कहां पे? एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है, एंड दिस इज एसएनएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएनएस? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सर मैंने सवाल ये पूछा कि माइलिन शीथ इज एब्सेंट, बट डज द श्वान सेल्स आर एब्सेंट? नो, श्वान सेल्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग की घंटी बज रही है सर, माइलिन शीथ आप एब्सेंट लिख रहे हो, लेकिन आप ये भी लिख रहे हो कि श्वान सेल्स आर प्रेजेंट। तो अब मुझे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कीजिए सर,
श्वान सेल्स अगर प्रेजेंट है तो उन्होंने माइलिन शीथ क्यों नहीं बनाई? उनकी मर्जी। नहीं मतलब सर सच में? हाँ बेटा, उन्होंने खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपांड नहीं किया और उसको कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में लपेटा नहीं। अगर लपेट देते तो माइलिन शीथ बन जाती, जो कि नहीं बनी है। मतलब एक तरह से श्वान सेल्स यहाँ पे एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे। कैसे वर्क नहीं कर रहे? एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे। सर लेकिन न्यूरीलेमा एब्सेंट है क्या? नहीं, वो नहीं है, वो जरूर है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा इससे ये समझ में आता है कि न्यूरीलेमा होने के लिए श्वान सेल्स होना कंपलसरी है। फिर माइलिन शीथ बने या ना बने। अब देख डायग्राम, ये डायग्राम है, ये एक्सॉन, ये नीचे वाले डायग्राम से कंपेयर कर रहा हूं, राइट? अब माइलिन शीथ तो है नहीं, माइलिन शीथ तो है नहीं, इसका मतलब अब आप ये डायरेक्टली ऐसा बना सकते हैं, दिस इज अ न्यूरीलेमा। ये क्या हो गया बेटा? न्यूरीलेमा। अगर माइलिन शीथ होती तो ये न्यूरीलेमा और ये एक्सॉन की जो लेयर होती बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। इन दोनों के बीच में आ जाती, और वो भी डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में, जैसे यहां दिख रही है। इधर भी लेबलिंग कर देता हूं एक्सोलेमा। ओके, तो एक्सोलेमा तो ये तो फिक्स है, न्यूरीलेमा ये भी फिक्स्ड है, लेकिन दोनों के बीच में जो माइलिन शीथ है दैट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। 85% केसेस में वो प्रेजेंट है, लेकिन 15% केसेस में माइलिन शीथ के एब्सेंट, और वो मिलेंगे एएनएस और एसएनएस में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुकी है बात? तो बेटा मैंने अभी अभी बताया था कि यहां पे इंपल्स का कंडक्शन कैसे होने वाला है? स्ट्रेट कंडक्शन। क्यों स्ट्रेट कंडक्शन होने वाला है सर? क्योंकि यहां पे कोई भी नोड ऑफ रनवियर नहीं है। नोड ऑफ रनवियर कब बनता है? व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। पहले माइलिन शीथ को प्रेजेंट करो, और दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप आता है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर, और वहीं से इंपल्स ऐसा जंप करते करते जाता है नोड ऑफ रनवियर टू नोड ऑफ रनवियर। मैंने कहा था इसकी एक थ्योरी है, आयोनिक थ्योरी, जो चैप्टर नंबर 21 में, फिलहाल आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे। और यहां पे क्या हो रहा है? साल्टेटरी कंडीशन, थ्योरी में बाद में पढ़ाऊंगा बेटा। तो क्लियर है? तो इधर स्पीड कितनी बताई थी? 15 से 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा जाना है, कोई जंप नहीं, सीधा सीधा जाना है, और यहाँ पे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी नहीं बेटा, सीधा सीधा ट्रांसफर होगा। तो स्लो कंडक्शन है, फास्ट कंडक्शन है, 100 to 130, इधर 15 to 30 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में मेरा पढ़ाने का मेन मतलब था जनरेशन ऑफ माइलिन शीथ, व्हाट, हाउ द माइलिन शीथ गेट फॉर्म, तो वो मैंने बता दिया। अब बेटा याद रखना, कोई किधर कुछ भी गड़बड़ मत करना, बहुत डिटेल में बता दिया है, इतना डिटेल में तो लिखा भी नहीं आपकी एनसीईआरटी बुक में। ये वीडियो आप देख लोगे तो माइलिन शीथ का जैसे होता है माइलिनोजेनेसिस, ये प्रोसेस आप समझ में आ जाएगी। अब बेटा बस इसमें इतना ही रह चुका है कि इंपल्स का जनरेशन और उसका कंडक्शन, उसकी जो थ्योरी है वो हमको इस चैप्टर में नहीं दी गई, और उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत आपके लिए हैवी डोज हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हमने एक तरह से न्यूरॉन का हिस्सा खत्म किया है। क्या खत्म किया? न्यूरॉन का। अब दूसरा हिस्सा बचा था न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स में अपन ने क्या देखा था? मैक्रोग्लियल और माइक्रोग्लियल। मैक्रोग्लियल में मैंने दो नाम लिखे थे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स, और माइक्रोग्लियल तो खुद ही फैगोसाइटिक सेल्स है। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट का भी फंक्शन यहां हो चुका है, अब सिर्फ एक न्यूरोग्लियल सेल का फंक्शन बाकी है, दैट इज द एस्ट्रोसाइट, और फिर हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको थोड़ा बहुत समझा होगा। आर्टिकल को आगे बढ़ाते बेटा। सो न्यूरॉन्स में हमने टाइप देखे। पहला टाइप डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, जिसमें यूनिपोलर बायपोलर वाला देखा। दूसरा टाइप हमने देखा डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, जिसमें सेंसरी, मोटर और इंटरमीडिएट देखा। और तीसरा टाइप, ये जो मैं भी मिटा रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। सो न्यूरोग्लियल सेल्स में तीन प्रकार थे, दो के फंक्शन आप जान चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। माइक्रोग्लियल सेल्स, दैट इज अ फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अब जो तीसरा बचा था, दैट इज एस्ट्रोसाइट्स। तो बेटा ये जो एस्ट्रोसाइट है, स्टार शेप सेल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं इसके, और इसका काम ये है कि इट फॉर्म्स, मैं डायरेक्ट मेन फंक्शन लिखा रहा हूं, अब इसमें भी दो टाइप रहते हैं, उनकी भी क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं, जो एग्जाम में आ सकता है, नीट एग्जाम में। इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर, ये आता है एग्जाम में।
शॉर्टकट में बी बी बी, ट्रिपल बी। सो एस्ट्रोसाइट्स बना रहे ब्लड ब्रेन बैरियर। कैसे कैसा? देख बेटा, ध्यान दे चीजों पे। क्या होता है, आपका दिमाग अगर किसी ने पूछा खाली है तो बोल देना खाली है। तेरा भरा हुआ है तो तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है बोलना। मतलब सर मेरा दिमाग खाली है तभी तो अच्छे से काम कर रहा है। सर मेरे दिमाग के अंदर 4 कैविटीज है, जैसे हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं और उसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, तो मेरे ब्रेन के अंदर भी 4 कैविटीज है और उसके अंदर एक लिक्विड सर्कुलेट हो रहा है जिसका नाम होता है बेटा क्या? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये लिक्विड आपके न्यूरॉन्स का न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट सब करता है। तो ये लिक्विड के अंदर कोई भी प्रकार के पैथोजेंस, कोई भी प्रकार के जर्म्स, डिजीज कॉजिंग जर्म्स वो नहीं जाने चाहिए, जो कि ब्लड के थ्रू जा सकते हैं। ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई होता है तो ब्रेन के सेल्स को डायरेक्टली सप्लाई नहीं दिया जाता है, बीच में एक लिक्विड होता है जिसके थ्रू सप्लाई चलता है। और ब्रेन के पास जो ब्लड कैपिलरीज होती है बेटा, वो हाईली सिलेक्टिवली परमेबल बनाते हैं। मतलब कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो छोटे छोटे छेद को भी टाइटली बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी चीज आर पार आसानी से जा ना सके। चुन चुन कर ब्रेन के पास भेजना पड़ता है, क्योंकि बेटा ब्लड बॉर्न इंफेक्शन होने के चांसेस है। ब्लड में कोई इंफेक्शन हो, पूरी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो, तो ब्रेन तक पहुंच सकता है थ्रू द ब्लड। अब ब्लड में से वो जो जर्म्स है ब्रेन के सेल्स तक ना पहुंचे, अगर उन्होंने ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर दिया तो बहुत मुश्किल होता है बेटा। क्योंकि बेटा यहां पर ये प्रॉब्लम है कि ब्रेन के सेल्स में रीजनरेशन प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर वो रीजनरेशन प्रॉपर्टी नहीं रही तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। चलिए ध्यान दीजिए एक मिनट। एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब एक दीवार बना रहे ब्लड और ब्रेन के बीच में, ताकि ब्लड में जो भी इंफेक्शन है वो ब्रेन तक ना पहुंच सके। तो वो कैसे बना रहे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लड कैपिलरी। अब ये ब्लड कैपिलरी में से छोटे छोटे छेद होते हैं, पोरस नेचर की होती है। अब ये छेद तो परमिएबल है, इसमें से कोई भी चीजें जा सकती है, लेकिन ब्रेन में ऐसा ना हो। तो यहां पे हमारे पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये उसका साइटोन हो गया, और उससे फिर ऐसे एक्सटेंशंस आ रहे हैं, और ये जो एक्सटेंशन है, ये जो छेद है, इसके ऊपर ऐसा लगना शुरू हो जाते हैं। राइट, ऐसे बहुत सारे रहेंगे। तो ये जो उसके एक्सटेंशंस है बेटा, ये एक्सटेंशंस इन छेद को और हाईली सिलेक्टिवली परमिएबल बनाते, ताकि इसमें से ज्यादा जा ना सके। मतलब एक तरह से यहां पे एक टाइट जंक्शन बनाएंगे। देख, अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लेता हूं कैपिलरी का, तो कैपिलरी में सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम होता है बेटा। तो उसको अगर हम यहां देखते हैं ऐसा, तो कैपिलरी के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं ना, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम को, तो ये ऐसे सेल्स है, ऐसे गोल गोल बना दे थोड़ा सा। दिस आर द एंडोथेलियल सेल्स। ये क्या है बेटा? एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी। अब इनके बीच में तेरे को गैप दिख रहा है, दिस गैप, दिस गैप, दिस गैप। ये जो अंदर ब्लड है तो वो इसमें से मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है। अब इनका क्या बोलना था, ऐसा ना हो करके ये गैप के ऊपर भी उन्होंने एस्ट्रोसाइट्स के एक्सटेंशंस को बिठा दिया। दिस आर द एस्ट्रोसाइट्स लाइक दिस। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, ये यहां पे जो चीज थी ये क्या बन गया? टाइट जंक्शन। और टाइट जंक्शन का आप मतलब जानते हो, टाइट जंक्शन बोलते यहां से कोई भी चीज लीक नहीं हो सकती बिना परमिशन के। मतलब इतना हाईली सिलेक्टिवली परमिएबल बनाया कि इनके अंदर कोई इंफेक्शन है तो यहां से आर पार जाके ब्रेन तक ना पहुंचे। बेटा ये इतना ज्यादा टाइट जंक्शन होता है कि इसमें से मेडिसिन भी क्रॉस नहीं हो सकती है। ब्रेन में अगर जब इंफेक्शन होता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट करना क्यों मुश्किल है आप जानते हो? क्योंकि जब आप इंजेक्शन देते हो तो ब्लड के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट दिमाग में तो देते नहीं हो। और ब्लड के थ्रू जब मेडिसिन जाती है तो ये ब्लड के अंदर वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। अब इतना टाइट जंक्शन है कि यहां से आर पार वो मेडिसिन ब्रेन के सेल्स तक भी नहीं पहुंच पा रही है, इतना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले ब्रेन में इंफेक्शन ना हो, और उसके लिए हमारी मदद कौन करता है? एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स विद द हेल्प ऑफ दिस बैरियर, ब्लड बॉर्न इंफेक्शंस, मतलब ब्लड के थ्रू जो इंफेक्शंस हो सकते थे, ब्लड के थ्रू इंफेक्शन ब्रेन में फैल सकते थे, उसको रोक रहा है बाय मेकिंग अ टाइट जंक्शंस एट द लेवल ऑफ कैपिलरी लेवल। उसके एक्सटेंशंस लगा लगा के जैसे उसको और टाइट जंक्शंस बना रहा है। तो समझ में आ गई? तो यही एक फंक्शन रह गया था बस न्यूरोग्लियल सेल्स का अपने पास। तो बेटा यहां पर हमने बहुत डिटेल में नर्वस टिश्यू कंप्लीट किया है।
तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसमें से पॉइंट्स निकालिए, इसको रेफर कीजिए, और कुछ भी अगर डाउट्स रहेंगे तो आप थ्रू द ऐप चैट सेक्शन आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो बेटा। चलिए बेटा, यहां पर हमारा एनिमल टिश्यू चैप्टर या आर्टिकल खत्म हो चुका है। बहुत जल्द मिलेंगे बेटा विद द न्यू चैप्टर, न्यू आर्टिकल। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, खुद का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत जल्द मिलेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।